हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा के लघुत्तरीय प्रश्नों की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है उसको हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग की समावेशी शिक्षा होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि समावेशी शिक्षा जो शिक्षा बिना भेदभाव के दी जाए, यानी कि देखिए एक ही छत के नीचे ना उसमें कोई भेदभाव हो, ना जाति का भेद हो, ना आर्थिक भेद हो, ना धार्मिक भेद हो, ना कोई भी भेद ना हो, ना उसमें लिंग भेद हो, जैसे कि वो बालक है या बालिका है इस तरह का भी भेद ना हो, वो बच्चा कैसा है उसमें कौन सी कमी है वो भी भेद ना हो, अमीरी गरीबी का भेद ना हो, और शिक्षा एक ही छत के नीचे दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। चलते हैं आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए, शैक्षिक समावेशन। देखिए, शैक्षिक समावेशन से आप क्या समझते हैं? उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। ठीक है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है। देखिए, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य समझाएं। तो समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य हैं। समावेशी शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा के उद्देश्य लगभग समान होते हैं, जैसे देश का विकास, बालकों को उपयुक्त शिक्षा के द्वारा मानवीय संसाधनों का विकास, नागरिक विकास, समाज का पुनर्गठन तथा व्यावसायिक कार्यकुशलता आदि प्रदान किया जाना है। इस उद्देश्यों के अतिरिक्त समावेशी शिक्षा के अन्य उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर पर है, देखिए, शारीरिक अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को निपुणता तथा कार्यकुशलताओं के बारे में समझाना तथा बालकों के समक्ष आने वाली समस्याओं एवं कमियों का समाधान करना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, शारीरिक विकृति बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। थर्ड नंबर पर है, शारीरिक दोष की स्थिति के बढ़ने से पूर्व से रोकने के उपाय तथा बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण देना। 4 नंबर पर है, शारीरिक रूप से अक्षमता वाले बालकों का पुनर्वासन किया जाना चाहिए। और 5 नंबर पर है, शारीरिक रूप से विकृत बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी एकत्रित करना तथा सुधार के लिए सामूहिक संगठन की तैयारी करना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी बालकों के लिए चलाई जा रही कार्य योजनाओं एवं नीतियों के बारे में बताएं। देखिए, समावेशी बालकों की शिक्षा हेतु वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में विभिन्न कार्यक्रम लागू किए गए हैं। इन कार्य योजनाओं एवं नीतियों का विवरण निम्नलिखित है। देखिए, फर्स्ट नंबर पर है, समावेशी बालकों की योग्यता को और अधिक जागृत करने के लिए निःशुल्क व उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है ना। सेकंड नंबर पर चलते हैं, बाधित बालकों तथा सामान्य बालकों की शिक्षा का स्वरूप एक समान रखा जाए। थर्ड नंबर पर है, अपंग बालकों की भी सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्रदान की जाए। 4 नंबर पर है, दृष्टि बाधित, वाणी बाधित तथा श्रवण बाधित बालकों को जहाँ तक संभव हो सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा दी जाए। देखिए, वही चीज़ आ गई जैसा अभी हम आप लोगों से चर्चा कर रहे थे कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो बिना भेदभाव के एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है ना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भावात्मक रूप से विकृत तथा प्रतिभाशाली सृजनात्मक बालकों को भी सामान्य बालकों की शिक्षा संस्था में प्रवेश दिया जाए। तो देखिए, यदि इन बालकों को थोड़ा सा संवेगात्मक प्रभाव प्राप्त होगा तो ये बालक भी सामान्य बालकों की भांति ही अपना जीवन यापन कर सकते हैं। देखिए, सन 1978 ईस्वी में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद ने समावेशी बालकों के लिए कुछ प्रावधान प्रस्तुत किए जो निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर पर है, समावेशी तथा सामान्य बालकों के एक ही कक्षा में प्रवेश।
और देखिए सेकेंड नंबर पर है आवश्यकता के अनुसार विकृत बालकों का विशिष्ट कक्षा में प्रवेश। थर्ड नंबर पर है शिक्षा कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना। फोर्थ नंबर पर है विकृत बालकों के लिए पुनर्वास सुविधा देना। 5 नंबर पर है समान पाठ्यक्रम लेना तथा आवश्यकता अनुसार विकृत बालकों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना। 6 नंबर पर है पाठ्यक्रम में प्रवेश निर्धारण के लिए शिक्षण विधियों एवं सामग्री का प्रयोग तथा समावेश यानी समायोजन करना। और 7 नंबर पर है शिक्षण में आवश्यकता अनुसार सहायक उपकरण तथा सामग्री का उपयोग करना और प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य प्रदान करना। और देखिए बाधित बालकों की शिक्षा हेतु शैक्षिक प्रशासन का दृष्टिकोण। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि फ्रेंड्स देखिए, अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है या हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि देखिए हम भी इंसान ही हैं, हमसे भी कोई गलती हो सकती है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग उसे इग्नोर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान या लक्षण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से विशिष्ट लक्षणों वाले होते हैं। सामान्य बच्चों में पाए जाने वाली निम्नलिखित विशिष्ट प्रवृत्तियां पाई जाती हैं या अंतर्मुखी, निराशावादी, सांवेगिक, स्थिर, शर्मीले, निष्क्रिय, आत्मकेंद्रित, चिंताग्रस्त, निर्भर प्रवृत्ति, कभी कभी उग्र, एकाकी भावना वाले होते हैं। इनकी पहचान हम निम्न प्रकार तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें निरीक्षण द्वारा पहचान। सबसे पहले देखिए शिक्षक अपने कक्षा कक्ष में शिक्षण के दौरान उपरोक्त लक्षणों के आधार पर विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को चिन्हित कर सकता है और उन्हें आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रक्रिया से लाभान्वित कर सकता है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सीय परीक्षण द्वारा पहचान। कभी कभी ऐसा होता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान न होने के कारण विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के शारीरिक एवं मस्तिष्क का चिकित्सीय परीक्षण कर उनकी पहचान की जा सकती है। थर्ड नंबर पर है मानसिक परीक्षण द्वारा पहचान। छात्रों का मानसिक परीक्षण कर उनकी विशिष्टता का पता लगाया जा सकता है। यदि थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट यानी टैट, हरमन रोशा या स्याही धब्बा परीक्षण आदि जैसे परीक्षणों का प्रयोग कर पता लगाया जा सकता है। 4 नंबर पर है शैक्षिक परिणामों के द्वारा पहचान। तो देखिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के कक्षा में परीक्षा में प्राप्त परिणामों का अवलोकन एवं विश्लेषण के द्वारा इनकी विशिष्टता का पता लगाया जा सकता है। और देखिए 5th नंबर पर है व्यवहार के अवलोकन के द्वारा पहचान। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा किए गए व्यवहार को मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं विश्लेषण से उनकी विशिष्टताओं का पता लगाया जा सकता है। और समाज मिति एवं साक्षात्कार के द्वारा पहचान। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के पहचान के लिए समाज मिति एवं उनका प्रत्यक्ष विधि से साक्षात्कार कर उनकी विशिष्टताओं का पता लगाया जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य बच्चों में कौन कौन सी मानसिक भिन्नताएं होती हैं। तो देख लेते हैं सामान्य बच्चों का IQ लेवल 90 से 100 के बीच में होता है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि विशिष्ट प्रखर बुद्धि जो बालक होते हैं उनका IQ कितना होता है 140 प्लस होता है। कुछ बच्चों का 80 यानी 180 से 190 भी होता है। और जो सामान्य जो बच्चे होते हैं उनका IQ लेवल कितना होता है तो 90 से 100 के बीच में होता है। और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनका देखिए 70 से नीचे होता है। आप लोग ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए मानसिक विभिन्नता का कारण वंशानुक्रम भी होता है, ठीक है ना। और देखिए सामान्य बालक पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो आसपास का वातावरण है या घर का वातावरण है, माहौल है, वो बच्चों के मानसिकता पर जो है प्रभाव डालता है। ये भी एक रीज़न होता है। और देखिए पोषण की मानसिक भिन्नता का आधार है।
और देखिए ये भी एक रीज़न है, क्योंकि देखिए पोषण की मानसिक भिन्नता का आधार मतलब बच्चों को क्या होता है कि हर बच्चों को एक जैसा भोजन, एक जैसा रहन सहन नहीं प्राप्त हो पाता है, तो ये भी रीज़न होता है। और देखिए मानसिक विकास व्यक्तिगत विभिन्नता पर भी आधारित होता है, और मानसिक विभिन्नता के कारण बुद्धि, आयु, खेल एवं व्यायाम, प्रजाति, परिवार में स्थान आदि। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे। तो प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान, प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बालक होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखिए आपकी भी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जो सबसे आगे रहते होंगे क्लास में, टीचर ने अगर वर्क दिया तो वो सबसे पहले करके दिखा देते होंगे। कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा टाइम लेते होंगे, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते होंगे जो वर्क करते ही नहीं होंगे, है ना, क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अगली सीट पर बैठना पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पिछली सीट पर बैठना पसंद करते हैं, है ना। तो देखिए उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का चयन करना अध्यापकों हेतु एक कठिनाई का विषय है। इनकी पहचान करने के लिए कई प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि बालक एक ही प्रविधि के प्रयोग के पश्चात पहचाना जा सके। और देखिए ये भी टीचर के लिए ये बहुत बड़ी समस्या तो होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा होता है बहुत जल्दी से एक दिन वर्क कर लिया या एक विषय में कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि उसको प्रतिभाशाली ही मान लिया जाएगा या सामान्य मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है, या पिछड़ा बालक मान लिया जाएगा। तो उसमें टाइम तो लगता ही है। फिर अतः बालकों की पहचान हेतु तो निम्नलिखित परिविधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें देखिए सबसे पहला अगर है उसको हम देख लेते हैं। इसमें बुद्धि परीक्षण, तो बुद्धि परीक्षण द्वारा क्या किया जाता है। देखिए तो बुद्धि परीक्षण द्वारा बच्चों की पहचान की जाती है। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु अध्यापकों के द्वारा कई बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं, और यह परीक्षण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर पर है शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षण, और सेकंड नंबर पर है व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षण। आप लोग ये पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षण और व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षण। अब देख लेते हैं इन बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण भाषा के प्रयोग के आधार पर किया जाता है, तथा शाब्दिक परीक्षणों के अंतर्गत पेन तथा पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, जबकि अशाब्दिक परीक्षणों के अंतर्गत कोई क्रिया करवा कर परीक्षण किया जाता है। टर्मन के शब्दों में वह बालक जो कि 140 से अधिक बुद्धि लब्धि का है वह प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि देखिए शाब्दिक और अशाब्दिक का क्या अर्थ हो गया कि देखिए अगर शाब्दिक परीक्षणों के अंतर्गत पेन और पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अशाब्दिक में कोई मतलब क्रिया करवा ली जाती है, तो यही अशाब्दिक हो गया। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं निष्पत्ति परीक्षण। पहले हम लोगों ने क्या देखा, बुद्धि परीक्षण। अब देख लेते हैं निष्पत्ति परीक्षण। ये जो आप लोगों की हेडिंग है ना, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि देखिए अगर अति लघुत्र टाइप क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को हेडिंग इन हेडिंग से ही काम चल जाएगा। आप लोग ये हेडिंग लिख देंगे, आप लोगों को 1 नंबर प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर लघुत्रीय में आता है तो आप लोगों को हेडिंग तो लिखनी है, प्लस आप लोगों को डिटेल भी लिखनी है। तो देख लेते हैं निष्पत्ति परीक्षण। तो प्रतिभाशाली बालकों की खोज तथा पहचान है तो शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक निष्पत्ति परीक्षणों की सहायता ली जाती है। इन परीक्षणों के माध्यम से बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान आसानी से प्राप्त हो सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि परीक्षणों के अंतर्गत बालकों की अभिरुचियों के आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। यह परीक्षण यह भी बता सकता है कि बालक भविष्य में क्या बनना चाहता है तथा उसकी रुचि किन किन कार्यों में है। परंतु इन परीक्षणों में शिक्षकों का प्रशिक्षित होना भी अति अनिवार्य होता है, क्योंकि इस प्रकार के परीक्षणों से प्राप्त अंकों का अर्थोपन भी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। अब देख लेते हैं संबंधित बालकों की सूचनाएं।
तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए संबंधित व्यक्तियों से संबंध करना आवश्यक होता है। संपर्क के बाद उनमें रिपोर्ट मांगी जाती है। इन सभी व्यक्तियों में बालकों के माता पिता, अध्यापक, आस पड़ोस के लोग व उनके मित्र गण सम्मिलित हैं। इन सभी लोगों से आवश्यक सूचनाएं लेकर शिक्षक प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा तथा उनके स्तर की भलीभांति जान सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित करके अपनी प्रतिभा की खोज का प्रयत्न करते हैं। या प्रतियोगिताएं अत्यंत ही लाभदायक होती हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आप लोग इतना भी लिख देंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं तथा शिक्षा व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। तो प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था यानी किस प्रकार की होनी चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन भी। प्रतिभाशाली देख लेते हैं प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इस कथन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम अग्र प्रकार होना चाहिए। देख लेते हैं, देखिए पॉइंट है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता, विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, असामाजिक आदतों को रोकना, सर्वांगीण विकास पर बल, संस्कृति की शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, और देखिए सामाजिक अनुभवों के अवसर देना, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन करना, प्रोत्साहन प्रदान करना, और देखिए श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण, बच्चों की रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, योजना विधि द्वारा शिक्षण, विशेष विद्यालयों में शिक्षा, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना, शिक्षा का आधार बच्चे का अध्ययन, और देखिए समय समय पर विशेष निर्देशन परामर्श प्रदान करना। हेमिंगहर्स्ट ने लिखा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इनको समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा, सर्वांगीण विकास पर बल, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन, सामाजिक अनुभवों के अवसाद, नेतृत्व का प्रशिक्षण तथा समय समय पर विशेष निर्देशन परामर्श आदि के अवसर मिलने चाहिए। अब देख लेते हैं सृजनात्मक बालकों का अर्थ एवं विशेषताएं स्पष्ट यानी विशेषताएं बताएं। तो देखिए सृजनात्मक बालक तो किसको कहते हैं, देखिए क्रिएटिव चाइल्ड। तो सृजनात्मकता शब्द यानी जो सृजनात्मकता शब्द है वो आंग्ल भाषा के क्रिएटिविटी शब्द का पर्यायवाची विधायकता, उत्पादकता, खोज, मौलिकता आदि सभी शब्द इसी के समान माने जाते हैं। सृजनात्मकता बालकों से तात्पर्य उन बालकों से होता है जो मौलिक चिंतन के धनी होते हैं और जिनमें मौलिक रचना करने तथा मौलिक उत्पाद करने की क्षमता होती है। इनमें एक विशेषता यह भी होती है कि ये किसी समस्या का समाधान परंपरागत विधियों से ना करके नई नई विधियों से करते हैं। यह देखा गया है कि अधिकतर प्रतिभाशाली बालकों में सृजनात्मकता होती है लेकिन इसके अवसाद भी होते हैं। दूसरी तरफ कुछ गैर प्रतिभाशाली बालकों में सृजनात्मकता होती है। अब देखते हैं सृजनात्मक बालक की विशेषताएं कि बालकों में जो विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। देखिए सृजनात्मक चिंतन वाले व्यक्तियों को विनोद तथा मनोरंजन प्रिय लगते हैं। और सेकंड नंबर पर है सृजनात्मक प्रतिभा वाले शिक्षार्थी अद्भुत तथा मौलिक कार्य करने में रुचि रखते हैं। थर्ड नंबर पर है सृजनात्मक व्यक्ति नवीन प्रकार के अनुभव प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। यह लोग नवीन प्रकार के अनुभव प्राप्त करने हेतु सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिक उत्सुक रहते हैं। और देखिए
ऐसे व्यक्ति यानी अपने कार्य का अन्य द्वारा दिए गए मूल्यांकन पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा यानी उनका अपना मूल्यांकन स्तर होता है, दूसरों द्वारा निर्धारित स्तर की उन्हें परवाह नहीं होती है। और देखिए, सृजनात्मक व्यक्तियों को समाज द्वारा मान्य विचारों के निर्माण में रुचि कम होती है। उन्हें केवल उसी वस्तु या विचार के निर्माण की धुन होती है जो उनकी सृजनात्मकता को संतुष्ट कर सके। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, सृजनात्मक व्यक्तियों की ऐसे अवसाद पसंद है जो सामान्य नहीं होते हैं, जैसे लेखन, नृत्य, संगीत, पर्वतारोहण आदि। और देखिए 7 नंबर पर ऐसे बालकों में जिज्ञासा का बाहुल्य होता है। 8 नंबर पर ऐसे बालक संवेदनशील होते हैं और उनमें उच्च कल्पना शक्ति पाई जाती है। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण होते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, धीमी गति से सीखने के निम्नलिखित कारण हैं। आर्थिक परिस्थिति या गरीबी, परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, संवेगात्मक घटक और व्यक्तिगत घटक। देखिए, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं, धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की समस्याएं निम्नवत हो सकती हैं। ज्ञानात्मक अधिगम समस्याएं, भाषा एवं वाणी की समस्याएं, श्रवण प्रत्यक्षीकरण की समस्याएं, दृष्टि एवं व्यवहारिक समस्याएं एवं सामाजिक एवं संवेगात्मक समस्याएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप से ना छूटे। और फ्रेंड्स, हो सके तो कम से कम आप लोग अपने 5 फ्रेंड में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी बालक की शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? हल कीजिए। शैक्षिक उपलब्धि का सूत्र बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, उत्तर है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100। चूंकि मानसिक आयु ज्ञात नहीं है तब मानसिक आयु को भी वास्तविक आयु माना जाता है। देखिए, बुद्धि लब्धि तो जब 10 वर्ष है, देखिए 10 वर्ष है, यहाँ पे सिर्फ 10 वर्ष ही दिए हैं, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बटे देखिए 10 हो गया और गुणे 100 हो गया, तो आप देख लेते हैं बराबर 100, ठीक है ना।